हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पैरेटो, वेबर्स, पार्सन और मर्टन की। ये ब्रीफ में लेकर के चलेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं पैरेटो से। देखिए ये सब थ्योरी है, पर पैरेटो की थ्योरी है तार्किक क्रिया, तार्किक क्रिया, विशिष्ट चालक, भ्रांत तर्क, अभिजन का परिवर्तन सिद्धांत। मैक्स वेबर की थ्योरी है सामाजिक क्रिया, वर्स्टेहन, आदर्श प्रारूप, धर्म का समाजशास्त्र, प्रोटेस्टेंट धर्म, कानून, सत्ता, ये सारी चीज़ें। टॉलकट पार्सन्स का है सामाजिक क्रिया, सामाजिक व्यवस्था और प्रकारजात्मक, एजिल और पैटर्न वेरिएबल, प्रतिमान चर। रॉबर्ट मार्टन का प्रकारवाद, सामाजिक संरचना, नियम विहीनता, यह सब बहुत महत्वपूर्ण है। तो विल्फ्रेड पैरेटो जो है बहुत ही महत्वपूर्ण विचारक हैं और इनका जो सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरी है 1848 में पैदा हुए और इनकी सबसे इम्पोर्टेंट जो थ्योरी है, इनको जो है फासीवाद का पैगंबर माना जाता है। इटली के हैं, इटली के प्रमुख समाजशास्त्री हैं। कभी कभी ये भी पूछ देता है कि कौन समाजशास्त्री कहाँ के हैं। तो पैरेटो की जो सबसे महत्वपूर्ण थ्योरी है वो है सोशल एक्शन थ्योरी, रेसिड्यूज एंड वेरिएशन एंड सर्कुलेशन ऑफ एलिट। ये बहुत महत्वपूर्ण है जो आपको ध्यान में रहना चाहिए। और उनकी महत्वपूर्ण किताब का नाम आप देख लीजिए, द कोर्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, सोशल सिस्टम 1902, मैनुअल ऑफ इकोनॉमिक पॉलिटिक्स 1906। देखिए सोशल सिस्टम पार्सन्स ने भी लिखे हैं लेकिन वो 1951 में है, इनका 1902 में, ये ध्यान में रहे, ठीक है। और ट्रीटीज ऑन जनरल सोशोलॉजी 1951, ये सब इनकी महत्वपूर्ण कीर्ति है। और समाजशास्त्र को एक्सपेरिमेंटल साइंस के रूप में देखते हैं, लॉजिकल के रूप में देखते हैं, वो तार्किक विज्ञान के रूप में देखते हैं, ठीक है। और जो इम्पोर्टेंट है, लॉजिको एक्सपेरिमेंटल मेथड जो है ना, विज्ञान का स्नातक होने के कारण वो पैरेटो की मान्यता थी कि समाजशास्त्र को विज्ञान के रूप में विकसित किया जाए, विज्ञान के रूप में, जैसा कि सभी इससे पहले आपने देखा अल्बर्ट स्पेंसर विकासी आधार पर समाज को समझाते हैं। कॉम्ट है, वो भी पॉजिटिव साइंस कहते हैं, ये विज्ञान के रूप में देखते हैं। और क्या कह रहे कि लेकिन इन्होंने क्या है ना, अपनी पुस्तक ट्रीटीज ऑन जनरल सोशोलॉजी में कॉम्ट, स्पेंसर, अनेक विद्वानों द्वारा बताई गई पद्धति को झूठे वैज्ञानिकवाद की संज्ञा दी है। पैरेटो का स्पष्ट मत है कि जिन पद्धतियों की सहायता से भौतिक विज्ञान विषय वस्तु का अध्ययन किया जाता है, उनका उपयोग समाजशास्त्री अध्ययन के लिए उपयुक्त नहीं है। पैरेटो ये बात कहते हैं कि वो चीज़ ऐसे नहीं हो सकता, इसको ध्यान। वैज्ञानिक समाजशास्त्र के लिए जिस पद्धति की आवश्यकता है उसे ऑब्जर्वेशन, वस्तुनिष्ठ अनुभव तथा उनके आधार पर निकाले गए तर्कपूर्ण निष्कर्ष से संबंधित होना चाहिए। तो सबसे ज़्यादा फोकस इनका तर्कपूर्ण पे है, ठीक है। कि वो कहते हैं कि हर घटना का अवलोकन तो करना चाहिए, साथ में तार्किक विश्लेषण होना चाहिए। और संक्षेप में बताया क्या क्या होना चाहिए विज्ञान के तार्किक प्रयोगात्मक पद्धति। ये बोलते हैं कि एम्पेरिकल लॉजिकल मेथड होना चाहिए, एम्पेरिकल भी हो और लॉजिकल भी हो। तो उसमें एम्पेरिकल हो यानी अनुभव शुद्ध हो, तार्किकता हो, भावनाहीनता हो, एथिकल नहीं हो, कोई भावना नहीं हो, न्यूट्रल हो, सिंप्लिसिटी हो, सरलता हो, अज्ञान तथ्यों का अध्ययन नहीं होना चाहिए। हालांकि सब यही बात कहते हैं, बस कहने का अंदाज अलग अलग होता है। निर्भर योग कारकों की खोज, किन कारकों पे वो सारी घटना हो रही है उसको खोजना है। गणनात्मक विश्लेषण भी होना चाहिए कह रहे हैं, क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी होना चाहिए साइंस की तरफ। तार्किक क्रिया ये बहुत महत्वपूर्ण है, तार्किक और तार्किक क्रिया पे मेन इनका फोकस है। वो कहते हैं जितनी भी क्रियाएं होती है, पैरेटो उनको दो हिस्से में बांटते हैं, तार्किक लॉजिकल एक्शन और दूसरा नॉन लॉजिकल एक्शन, तार्किक क्रिया और अतार्किक क्रिया। अब ये तार्किक क्रिया और तार्किक क्रिया को वो ऑब्जेक्टिव मानते हैं, इसमें ऑब्जेक्टिव मीनिंग होता है। अतार्किक क्रिया को सब्जेक्टिव मानते हैं। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव समझ लीजिए। ऑब्जेक्टिव का मतलब है कि सब के लिए वो बात वही है। जैसे मान लिया अगर कोई पूछा जाए कि सपोज के भारत के प्रधानमंत्री कौन है, तो बिल्कुल ऑब्जेक्टिव है, क्लियर है। लेकिन अगर कहा जाए भारत के प्रधानमंत्री कैसे हैं,
तो किसी के लिए कुछ हो सकता है, ये सब्जेक्टिव मीनिंग है। ठीक है, तो उनका कहना है कि तार्किक क्रिया में दो चीज़ का होना जरूरी है, साधन और साध, लक्ष्य और साधन में, लक्ष्य और साधन में तालमेल होना चाहिए, उसे तार्किक क्रिया कहते हैं। और जहाँ तालमेल नहीं है वो अतार्किक क्रिया, तालमेल नहीं है तो अतार्किक क्रिया। अब समझ गए आप बात को? जैसे एक उदाहरण से आप समझ लीजिए, कोई व्यक्ति आईएएस बनना चाहता है, तो आईएएस बनना चाहता है तो साधन का इस्तेमाल करेगा आईएएस वाला साधन किताब, टीचर और जो डिफरेंट है और मेहनत करेगा, और तो साधन और लक्ष्य मिल जाएगा तो वो तार्किक क्रिया होगा। लेकिन कोई व्यक्ति बनना तो चाहता है आईएएस, न तो पढ़ाई करता है, न किताब से मतलब है, न टीचर से मतलब है, न गाइड से मतलब है, यानी वो क्रिकेट खेलता रहता है, घूमता फिरता रहता है, बनना चाहता है आईएएस, तो ये अतार्किक क्रिया, यानी लक्ष्य और साधन में कोई तालमेल नहीं है, बस ऐसे समझ लीजिए। तो अब उसी से जुड़ा हुआ विशिष्ट चालक तथा भ्रांतर, रेसिड्यूज एंड डेराइवेशन की बात कर रहे हैं कि वो कहते हैं कि अतार्किक क्रिया को महत्व को स्वीकार करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा अतार्किक क्रियाएं हैं। अतार्किक क्रिया किन प्रेरणाओं और तथा औचित प्रदर्शनों के प्रयत्नों से प्रभावित होते हैं? कुछ प्रेरणाएं हैं मूल रूप से, उन प्रेरणाओं के कारण ये अतार्किक क्रिया होती है। ठीक है, इसी संदर्भ में अपने विशेष चालक तथा भ्रांत तर्क की अवधारणा को प्रस्तुत किया। किस संदर्भ में? अतार्किक क्रिया के। आरंभ में ध्यान रखना आवश्यक है कि अवशिष्ट विशिष्ट चालक तथा भ्रांत तर्क दोनों ही अतार्किक क्रिया की व्याख्या से संबंधित है। एक विशिष्ट चालक विभिन्न प्रेरणाओं के रूप में अतार्किक क्रियाओं के स्थिर पक्ष को स्पष्ट करते हैं, तो दूसरी ओर भ्रांत तथा सैद्धांतिकरण के रूप में क्रियाओं के औचित्य को प्रदर्शन करने वाला गतिशील पक्ष है। तो रेसिड्यूज क्या है? वो कहते हैं मनुष्य में बहुत सारी रेसिड्यूज होती है, यानी विशेष चालक होते हैं जिसके कारण वो एक्शन करते हैं, वो अतार्किक क्रिया करते हैं। जैसे बहुत सारे उस सारे विशिष्ट चालक को उन्होंने, इसकी जो चर्चा है उन्होंने अपनी पुस्तक ट्रीटीज ऑफ सोशियोलॉजी, ट्रीटीज ऑन जनरल सोशियोलॉजी में किया। विशिष्ट चालक की कहा कि मानव के अतार्किक क्रियाओं के विश्लेषण करने से मनुष्य द्वारा अपने व्यवहार को तर्कसंगत प्रमाणित करने के प्रक्रिया में कुछ तत्व अधिक स्थिर प्रकृति के होते हैं। यही तत्व व्यक्ति में कुछ वस्तुओं के साथ एक विशिष्ट ढंग के से कोई संबंध जोड़ने की प्रवृत्ति रखते हैं। दूसरे शब्दों में मनुष्य की अधिकांश क्रियाएं कुछ ऐसे चालकों पर निर्भर करती है जो अपेक्षाकृत स्थिर है। ये चालक है, यही चालक है विशिष्ट चालक, जिसके कारण मनुष्य कुछ काम करते हैं। जैसे संवेदना होता है, भावना होता है, इमोशन में बह के कोई काम मनुष्य कर देता है। जैसे तो उसमें 5 कैटेगरी में उन्होंने बांटा है। पहला है रेसिड्यूज ऑफ कॉम्बिनेशन, संयोजन के विशेष चालक। कुछ लोग जो है ना जोड़ने का काम करते हैं, जोड़ने, मिलने जुलने के संबंध में सामाजिक रहते हैं, जोड़ने का काम करते हैं कि मानव की ऐसी प्रवृत्ति देखने को मिलती है जिसमें वो कुछ विशिष्ट विचार और वस्तुओं के बीच संबंध स्थापित करते हैं। इस तरह के संबंध संयोजन विशिष्ट चालक जो मनुष्य के आंतरिक गुण हैं उसमें रहते हैं। उसके बाद कुछ गुण है सामूहिकता के स्थायित्व के। कुछ लोग ग्रुप को ज़्यादा वैल्यू देते हैं, सामूहिकता में रहते हैं, ठीक है, उनको सम्मान करते हैं। ऐसे लोगों के अंदर ये विशिष्ट चालक अधिक होता है। क्रियाओं द्वारा संवेगों को अभिव्यक्त करने के कुछ लोगों के अंदर सेंटिमेंट्स होता है किसी काम को करने का। जैसे माँ बच्चे को प्यार करती है, पसंद करती है कि कहीं ताली बजाना है किसी कार्यक्रम में, वो संवेग बहता है, उसके कारण होते हैं। और उसके बाद सामाजिकता के संबंधित विशिष्ट चालक, रेसिड्यूज ऑफ सोशेबिलिटी। कोई कोई व्यक्ति जो ना सामाजिकता बहुत होती है और सामाजिकता बहुत ज़्यादा होती है। उसके बाद इसमें इसके कुछ उप विशिष्ट चालक की भी चर्चा। विशिष्ट समाज में सदस्यता, समूहता की स्वानुशासन द्वारा अनुसामाजिक नियम, दया तथा संस्तरण की, पलायनवादिता, बहुत सारी चीज़ें इन्होंने बताई है। लेकिन मेन बात 6 विशिष्ट चालक के व्यक्तित्व के संगठन के विशिष्ट चालक, रेसिड्यूज ऑफ पर्सनालिटी इंटीग्रिटी। ये पर्सनालिटी इंटीग्रिटी रहती है, व्यक्तित्व के विभिन्न तत्वों को संगठित करती है। ऐसे चालक जो इंसान के अंदर पाए जाते हैं, इन्हीं विशिष्ट चालकों के प्रभाव से हम ऐसी सभी दशाओं का विरोध करते हैं जो व्यक्ति संबंधित संगठन को नष्ट करते हैं, ठीक है। और अंत में उन्होंने छठे को कहा रेसिड्यूज ऑफ सेक्स, काम संबंधी विशिष्ट चालक। इसके कारण जैसे बहुत सारे सेक्स संबंधी विचार आते हैं, सेक्स संबंधी बात करते हैं,
और जो भी संवेदना है, भावना है, सेक्स से संबंधित जो अट्रैक्शन है, वो सारी और उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं, तो ये सब रेसिड्यूज है। अब बात आई कि भ्रांत तर्क की। जब इंसान कोई काम करता है, अतार्किक क्रिया करता है, तो अतार्किक क्रिया करता है रेसिड्यूज के कारण, वो चालक के कारण, है ना। तो लेकिन जब अतार्किक क्रिया करता है तो पैरेटो कहता है कि अपना एक भ्रांत तर्क देता है कि मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ। उस तर्क को पैरेटो ने भी कई कैटेगरी में बांटा है, 4 कैटेगरी में। अफर्मेटिव डेरिवेशन, ये एक तो सकारात्मक है, सीधे बोल के निकल गए कि ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि इस तरह। साधारणतः इस श्रेणी के तर्कों को समाज द्वारा एक सामान्य व्यवहार के रूप में स्वीकार करते हैं, ठीक है, तथा इतने शक्तिशाली बन जाते हैं कि इनका विरोध करना सरल का। जैसे मान लिया कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तो भाई हम तो मंदिर गए थे तो ऐसा हो गया, मंदिर गए थे तो मंदिर में भगवान की पूजा करने लगे। इस अफर्मेटिव डेरिवेशन है। एक है सत्ताधारी भ्रांत तर्क। सत्ताधारी भ्रांत तर्क में क्या होता है कि सत्ता का पक्ष लेते हैं, सत्ता के माध्यम से तर्क देते हैं। सत्ता के माध्यम से तर्क देते हैं कि मान लिया कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति के सामाजिक संबंध किसी न किसी व्यक्ति की सत्ता से प्रभावित होते, तो वो अपना सत्ता वहाँ पर दिखाता है, ठीक है, और कहता है कि मैं कैसे गलत कर सकता हूँ, मैं तो भाई जो बोल रहा हूँ मैं इस पद पे हूँ। एक है परंपरा की सत्ता, ऑथोरिटी है तीसरा। परंपरा की सत्ता में परंपरा के आधार पे जो उसको सत्ता मिलती है, जैसे इसमें कई कैटेगरी बताए, ईश्वरीय सत्ता, भावनाओं से अनुकूलन, लास्ट है अकॉर्ड विथ सेंटिमेंट, भावनाओं के साथ काम करते हैं कि ऐसा चूँकि मैं कॉलेज गया लेकिन रोड पे किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया तो मजबूरी में मुझे हॉस्पिटल जाना था क्योंकि इंसानियत तो बड़ी चीज़ है, इस तरह से। और हाँ, चौथा है मौखिक प्रमाण, वर्बल प्रूफ। अपनी बात को साबित करने के लिए कई बार वर्बल प्रूफ भी देते हैं। अपना कथन ऐसे भ्रांत तर्कों से शब्द से महत्व देता है। इन भ्रांत तर्कों के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली भाषा न केवल भ्रमपूर्ण 2 अर्थों वाली होती है, बल्कि उसे काल्पनिक प्रमाणों की सहायता से इस तरह प्रस्तुत किया जाता है, तो वर्बल प्रूफ भी दिया जाता है। तो ये है कुल मिला करके। तो आप ये समझ लीजिए एक बार और, पैरेटो के अनुसार सामाजिक क्रिया 2 तरह की है, और इन दोनों तरह की सामाजिक क्रिया तार्किक अतार्किक, लक्ष्य और साधन से संबंधित है। लक्ष्य और साधन में तालमेल होता है तो क्रिया तार्किक है, तालमेल नहीं होता है तो अतार्किक है। अतार्किक क्रिया के पीछे जो है ना बहुत सारे चालक हैं और अपनी बात को सही साबित करने के लिए भ्रांत तर्क देते हैं, वो 4 हैं, ठीक है। अकॉर्ड विथ सेंटिमेंट, वर्बल प्रूफ एंड एफर्मेटिव सेंटेंस जो आपने देखा। अब अभिजनों का परिभ्रमण। अभिजनों का परिभ्रमण, सर्कुलेशन ऑफ एलिट जो है ना, इसकी पैरेटो की एक महत्वपूर्ण कीर्ति है, महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इसमें ये बोलते हैं कि समाज में 2 तरह के एलिट होते हैं, एक गवर्निंग एलिट होते हैं, एक नॉन गवर्निंग एलिट होती है, ठीक है, गैर अभिजात वर्ग। तो गवर्निंग एलिट में और नॉन गवर्निंग एलिट होती है, और तीसरा वर्ग वो बोलते हैं गैर अभिजात वर्ग होते हैं, गैर अभिजात, नॉन एलिट। तो गवर्निंग एलिट में वो बोलते हैं गवर्निंग एलिट उन्होंने गवर्निंग एलिट को लाइन के रूप में देखा है, गवर्निंग एलिट को लाइन के रूप में, और नॉन गवर्निंग एलिट को वो फॉक्स के रूप में देखते हैं कि वो लोमड़ी की तरह देखता रहता है सत्ता को, ठीक है। सत्ता पे जो काबिज रहते हैं उसको शेर की संज्ञा देती है गवर्निंग एलिट। और नॉन गवर्निंग एलिट को वो मानते हैं शासकीय अभिजात वर्ग, शासकीय अशासकीय अभिजात वर्ग, और वो मानते हैं देखिए कि नॉन गवर्निंग एलिट में क्या है, फॉक्स की तरह मानते हैं, वो एक लोमड़ी की तरह जो है ना शक्ति को देखता रहता है और किस तरह से अपनी चाल को चले ताकि उसकी शक्ति को बदल ले। वो शक्ति में परिवर्तन चाहता है, लोमड़ियाँ जो है ना शक्ति में परिवर्तन चाहती है, लेकिन शेर चाहता है कि वो शक्ति में परिवर्तन ना हो, यथास्थितिवाद चाहता है, ये थ्योरी है। और ये समाज में जैसे समाज में परिवर्तन होता है, जैसे समाज में परिवर्तन होता है लोमड़ियों के कारण यानी गैर अभिजात वर्ग के कारण, वैसे ही समाज में परिवर्तन होता है, समाज एक, और इस तरह से सर्कुलेशन ऑफ एलिट चलता रहता है। अभिजात वर्ग
और कई बार नॉन एलिट से भी लोग अपनी योग्यता और क्षमता के आधार पे एलिट में पहुंच जाते हैं, और फिर एलिट में भी कई तरह के पॉलिटिकल एलिट में पहुंच जाते हैं, पॉलिटिकल एलिट में फिर क्या कहते हैं गवर्निंग एलिट में पहुंच जाते हैं, और इस तरह से ये बोलते हैं कि समाज में सर्कुलेशन ऑफ एलिट चलता रहता है। इनकी आलोचना भी है। इस सिद्धांत के द्वारा प्लेटो ने यह स्पष्ट किया कि विशिष्ट चालक ही व्यक्तियों के विभिन्न व्यवहारों का निर्धारण करते हैं तथा यह विजन वर्गों के परिभ्रमण का कारण भी है। ठीक है। इसके बाद प्लेटो ने यह नहीं बताया कि स्वयं विशिष्ट चालकों में परिवर्तन क्यों और किस प्रकार होता है। तो बहुत बेहतरीन है। तो आप जान रहे हैं कि भाई किसी भी सिद्धांत की आलोचना भी होती है। तो ये रहा कुल मिलाकर के पेरेटो का सिद्धांत।